हम लोग इकोनॉमिक्स 12th की क्लास लेंगे बेटा। ठीक है, हमारा जो चैप्टर चल रहा था जिसका नाम था नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स, उसी में एक टॉपिक है बेटा रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बेटा व्हाट इज रियल जीडीपी? रियल जीडीपी इज द एस्टिमेशंस of GDP for the current year at base year या फिर constant year price। राइट, यानी रियल जीडीपी क्या है? Real GDP is the total value of GDP which is estimated for the current year but at a base year price. It is the total market value at a base year price. फिर आता है बेटा nominal GDP. Nominal GDP is also the estimation of GDP for the current year. Estimations of GDP for the current year. At the current year price, मतलब कि हम लोग जो जीडीपी है, जीडीपी इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। राइट, जो जीडीपी है उसको हम बेटा 2 ईयर के प्राइस पे एस्टिमेट करते हैं। एक होता है बेटा कि जिस ईयर का हम जीडीपी निकाल रहे हैं उसी ईयर के प्राइस पे हम उसको एस्टिमेट करते हैं, जिसको हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। और दूसरा होता है बेटा जिस ईयर का, मान लीजिए हम करंट ईयर का जीडीपी कैलकुलेट करें बट इसको किसी बेस ईयर का मतलब यहाँ पर प्रीवियस ईयर के प्राइस से कैलकुलेट, प्रीवियस ईयर के प्राइस के बेस पे कैलकुलेट कर दें तो उसको हम कहते हैं रियल जीडीपी। फिर हमें जरूरत क्या है बेटा रियल या नॉमिनल जीडीपी की? तो उसका रीजन क्या है बेटा? देखो व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हाउ वी एसर्टेन मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का जो तरीका है दैट इज Q इंटू P। ये हमारा जीडीपी होता है, जीडीपी इक्वल टू Q इंटू P, कि एक साल में हमने जितनी भी क्वांटिटी प्रोड्यूस की, राइट, उसको मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा टोटल वैल्यू जीडीपी कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए वी प्रोड्यूस 10,000 यूनिट्स, ठीक है, इन द करंट ईयर, और एक यूनिट का जो मार्केट प्राइस है दैट इज 10 रुपीज, तो टोटल वैल्यू ऑफ जीडीपी विल बी 1 लाख रुपीज। टोटल वैल्यू ऑफ जीडीपी विल बी 1 लाख रुपीज। तो दिस इज हाउ वी एसर्टेन द जीडीपी। राइट, तो अब मैं बात करता हूं जीडीपी बढ़ने की, कि जीडीपी कैसे कैसे बढ़ सकता है। तो बेटा जीडीपी जो है 2 तरीके से बढ़ता है। जीडीपी जो है 2 तरीके से बढ़ सकता है। पहला जो तरीका है बेटा वो ये है कि आपकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए, ठीक है, आपका जीडीपी बढ़ जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कि भाई पहले 10,000 यूनिट थी, अब है 15,000 यूनिट एंड प्राइस रिमेन कांस्टेंट, तो मेरा जीडीपी बढ़ गया, कितना हो गया बेटा 1,50,000। तो एक तरीका ये है कि मेरी क्वांटिटी इंक्रीज है, क्योंकि जीडीपी इज कंसिस्टेड ऑफ 2 कंपोनेंट, दैट इज क्वांटिटी और प्राइस। इफ वन वेरिएबल विल बी चेंज, आइदर क्वांटिटी और आइदर प्राइस, योर वैल्यू ऑफ जीडीपी विल चेंज। तो पहला केस मैंने देखा कि मेरी क्वांटिटी बढ़ी, ठीक है, बट प्राइस रिमेन कांस्टेंट, तो मेरा जीडीपी बढ़ सकता है। या फिर दूसरा तरीका है प्राइस चेंज और प्राइस इंक्रीज, यानी मेरी जो क्वांटिटी है दैट रिमेन कांस्टेंट बट प्राइस बढ़ गया, बेटा प्राइस बढ़ गया, ठीक है, तो भी मेरा वैल्यू ऑफ जीडीपी बढ़ सकता है, तो भी मेरा वैल्यू ऑफ जीडीपी बढ़ सकता है, ठीक है। तो यहां पे डिफरेंस है, अगर हमारा जीडीपी बढ़ता है ड्यू टू इंक्रीज इन क्वांटिटी और ड्यू टू इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज,
it is called real GDP. It is called real GDP and it is an indicator of social welfare. क्योंकि बेटा जब आपका जीडीपी बढ़ा क्वांटिटी के बढ़ने से, जब क्वांटिटी बढ़ी होगी तो ऑब्वियसली बात है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा होगा, और जब लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ा होगा बेटा तो लेवल ऑफ इनकम भी बढ़ी होगी, और अगर प्राइस रिमेन कांस्टेंट तो उस इनकम बढ़ने से आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी बढ़ेगी एंड दैट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। दूसरा जो हमारा तरीका है बेटा दैट इज टू इंक्रीज इन द प्राइस। हमारा आउटपुट कांस्टेंट है बट आपका प्राइस बढ़ा, राइट, और केवल प्राइस के बढ़ने से आपका वैल्यू ऑफ जीडीपी इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें आप देखो यहां पर क्वांटिटी तो आपकी उतनी है, यानी आपने जितनी क्वांटिटी पहले प्रोड्यूस की थी आज भी क्वांटिटी उतनी है, राइट। जब आपकी क्वांटिटी ही नहीं बढ़ी, ठीक, तो आपका लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज नहीं हुआ इकोनॉमी में, और जब लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज नहीं हुआ तो ऑब्वियसली बात है लेवल ऑफ इनकम भी इंक्रीज नहीं हुआ, भले ही आपका मॉनेटरी टर्म्स में जीडीपी बढ़ा है, बल्कि उतनी इनकम में अब आपको पहले जब 10 रुपए देना पड़ रहा था उसी गुड्स के लिए कितना देना पड़ेगा 15 रुपए। इट विल रिड्यूस योर परचेजिंग पावर और ऑब्वियसली इट नेवर कैन बी अ साइन ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर या सोशल वेलफेयर, ठीक है। तो हम लोग इसी बेस पर ये दो कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। तो रियल जीडीपी में हमें क्या करना है, किसी भी ईयर का, मान लीजिए हमारे पास पहले करंट ईयर में 2019-20 20,000 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस की हैं टोटल, राइट, जिसका प्राइस 15 रुपए है पर यूनिट, तो हमारा टोटल वैल्यू ऑफ जीडीपी 3 लाख रुपए, राइट। ये करंट ईयर का है, ये प्राइस भी किसका बेटा, प्राइस ऑफ करंट ईयर है। करंट ईयर 2019-20 में हमने टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस की 20,000 और उसको हमने करंट ईयर के प्राइस से ही मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा वैल्यू ऑफ जीडीपी निकल गया, ठीक है, 3 लाख रुपए। एंड दिस इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस। नॉमिनल जीडीपी क्यों कहते हैं, नॉमिनल का मतलब हिंदी में होता है नाम मात्र का। नाम मात्र का हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इस केस में नॉमिनल जीडीपी केस में, जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस के केस में आपकी क्वांटिटी में चेंज हुए बिना भी केवल प्राइस में चेंज होने से आपकी वैल्यू ऑफ जीडीपी बढ़ सकती है, इसलिए इसको नाम रखा गया था नॉमिनल जीडीपी। अब इसी जीडीपी को जो हमारा करंट ईयर का है हम एस्टिमेट करेंगे किसी बेस ईयर के प्राइस पे, किसी बेस ईयर के प्राइस पे, ठीक है। मान लीजिए हम लोग बेस ईयर प्राइस ले रहे हैं 2015 का, और बेस ईयर में जो प्राइस था बेटा वो 10 रुपए था, राइट। तो टोटल वैल्यू ऑफ जीडीपी कितना निकला, 2 लाख रुपए। टोटल वैल्यू ऑफ जीडीपी कितना निकला बेटा, 2 लाख रुपए, और इसको कहते हैं रियल जीडीपी और जीडीपी है कांस्टेंट प्राइस या बेस ईयर प्राइस, इसको कहते हैं रियल जीडीपी और जीडीपी है कांस्टेंट प्राइस और बेस ईयर प्राइस, राइट। अब यहां पर अगर हम देखें हमारा आउटपुट सेम है, बट जब हमने करंट ईयर के प्राइस पे निकला तो हमारे जीडीपी की वैल्यू थी 3 लाख रुपए, और बेस ईयर के प्राइस पे निकला तो हमारे जीडीपी की वैल्यू थी बेटा 2 लाख रुपए। यानी कंपेयर करें तो हुआ क्या है, जो हमारा जीडीपी की वैल्यू बढ़ी है वो किसकी वजह से बढ़ी है, हमारे जीडीपी की वैल्यू बढ़ी है केवल करंट ईयर में प्राइस के बढ़ने की वजह से। हमारे टोटल जीडीपी की वैल्यू जो बढ़ी है 1 लाख रुपए, देखो मॉनेटरी टर्म्स में हमें लग रहा है कि हमारा जो जीडीपी है इट इंक्रीज बाय रुपीज 1 लाख, बट जो 1 लाख रुपीज बढ़ा है बेटा वो केवल इस वजह से बढ़ा है कि हमारा इन 4 या 5 सालों में जो प्राइस है वो 5 रुपए पर यूनिट बढ़ा है। हमारा लेवल ऑफ आउटपुट 20,000 पहले भी हमने रखा और अभी भी 20,000 रखा, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई किया, यानी कीमतें 5 रुपए बढ़ गई है, इसकी वजह से आपका जीडीपी बढ़ा है। इसलिए करंट ईयर के प्राइस पे जो निकला इसको नॉमिनल कहा है। नॉमिनल मतलब नाम मात्र का, नाम का जीडीपी बढ़ा है, उसके बढ़ने से इकोनॉमी को कोई बेनिफिट नहीं होता, राइट। अब यहाँ पे जीडीपी से रिलेटेड कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं बेटा, ठीक है।
तो पहला जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो है प्राइस जीडीपी डिफ्लेटर्स। GDP deflators. What is GDP deflators? GDP deflators shows the average increase in the price of goods and services during a period of time. Average increase in the price of goods and services during a period of time. कि औसतन एक वर्ष में कीमतों में कितना टाइम चेंज आया है। अगर हम बेस ईयर के प्राइस को 100% मान लेते हैं तो इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा वो है GDP at current year price or GDP at base year price या constant year price into में 100 राइट। तो इसी को हम कह सकते हैं नॉमिनल GDP अपॉन रियल GDP इंटू में 100। ठीक है, मान लीजिए हमारा जो नॉमिनल GDP दे रखा है वो 400 करोड़ है, सॉरी 200 करोड़ है। ठीक है, और जो हमारा रियल GDP है वो 50 करोड़ है। मतलब करंट ईयर का जो प्राइस है उस पे हमने जीडीपी की वैल्यू कैलकुलेट की तो 200 करोड़ आया, और उसी को हमने जब बेस ईयर के प्राइस पे कैलकुलेट किया तो द वैल्यू वाज 50 करोड़। अब मुझे निकालना है कि जो अगर रियल जीडीपी हमारा 50 करोड़ है तो नॉमिनल जीडीपी जो बढ़ा है वो प्राइस की वजह से बढ़ा होगा कि हाउ मेनी टाइम्स आवर प्राइस हैव इंक्रीज इफ द बेस ईयर प्राइस इज कंसीडर्ड एज 100%। तो यहाँ पे बेटा वैल्यू निकलेगा 200 अपॉन में 50 इंटू में 100 राइट, यानी 400 का मतलब ये होता है बेटा, क्योंकि हमने बेस ईयर को 100 टाइम्स माना है तो 400 का मतलब है कि हमारा करंट ईयर में जो प्राइस बढ़ा है वो 4 टाइम्स प्राइस बढ़ गया है। दिस इज योर फॉर्मूला टू कैलकुलेट दिस, नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इनटू में 100 राइट। फिर इसी में एक चीज और हमें स्टडी करनी है बेटा, वो है कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी, कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है बेटा तो वो लिखोगे रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन में प्राइस इंडेक्स जो मैंने निकाला था इंटू 100। तो बेटा जैसे हमारा नॉमिनल जीडीपी था दैट वाज 200 करोड़, प्राइस इंडेक्स वाज 400 करोड़ इंटू में 100 कर दिया, तो बेटा ये जो आएगा ये आपका 50 करोड़ आ जाएगा। तो आपने देखा कि जो हमने लास्ट एग्जांपल लिया था उसमें हमारे रियल जीडीपी की वैल्यू भी 50 करोड़ थी राइट। तो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट रियल जीडीपी। ठीक है, फ्रॉम द नॉमिनल जीडीपी। अब जो है कन्वर्जन ऑफ रियल जीडीपी इनटू नॉमिनल जीडीपी, कि रियल जीडीपी हमें गिवन है, हमें नॉमिनल निकालना है। कन्वर्जन ऑफ रियल जीडीपी इनटू नॉमिनल जीडीपी, सेम एग्जांपल हम लोग लिख लेंगे। तो नॉमिनल जीडीपी इक्वल टू रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन में 100
अपोन में 100, ठीक है। जैसे हमारा रियल जीडीपी था 50 करोड़, प्राइस इंडेक्स था बेटा हमारा 400 अपोन में 100, राइट। तो इट विल बी 200 करोड़, इट विल बी 200 करोड़। दिस इज हाउ वी कन्वर्ट रियल जीडीपी इनटू नॉमिनल जीडीपी। आई होप आपको ये समझ में आया। इसके बाद बेटा इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए इससे पहले भी जो रियल जीडीपी है नॉमिनल जीडीपी पूछा जाता है, कन्वर्जन 3 नंबर में कई साल से पूछा जा रहा है। इसके बाद भी जो आपका टॉपिक है दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, उसका नाम है जीडीपी एंड वेलफेयर और लिमिटेशन ऑफ जीडीपी एंड वेलफेयर कॉन्सेप्ट, लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी एंड वेलफेयर कॉन्सेप्ट, राइट। नॉर्मली फॉर में अगर लेवल ऑफ जीडीपी इंक्रीज होता है तो हम ये मानकर चलते हैं कि जो हमारा वेलफेयर है, सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर, दैट विल आल्सो इंक्रीज, राइट। कि मान लीजिए हम कहते हैं हमारा जीडीपी 2 गुना हो गया, हमारा जीडीपी 3 गुना हो गया, ठीक है, या हमारा जीडीपी 2%, 4%, 5% से बढ़ रहा है हर साल, ठीक है। तो हम ये मानकर चलते हैं नॉर्मली एक आम आदमी के लिए यही होता है कि भाई जीडीपी बढ़ रहा है तो वेलफेयर भी बढ़ रहा है। बट हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में कई सर्कमस्टांसेस, कई केस जहां पर हमारा जीडीपी तो बढ़ेगा बट हम लोग प्रूव करेंगे कि जीडीपी के बढ़ने से सोशल वेलफेयर या इकोनॉमिक वेलफेयर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बल्कि वो कम भी हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली व्हाट इज वेलफेयर? वेलफेयर का मतलब होता है इंक्रीज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर एन इंडिविजुअल्स, कि जितने एक इंडिविजुअल्स के लिए पहले गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल थी उससे ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का बढ़ना, देन इट इज कॉल्ड वेलफेयर। तो नॉर्मली जब जीडीपी बढ़ता तो हम कहेंगे कि भैया बढ़ गया है, बट ये कहने से पहले हमें कुछ चीजें कंसीडर करनी पड़ेगी और वही पॉइंट जो हमें कंसीडर करने हैं वो इस टॉपिक में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है बेटा दैट इज डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इनकम और जीडीपी। अब वेलफेयर के लिए जरूरी है कि जो हमारा जीडीपी बढ़ा है, जो हमारी इनकम बढ़ी है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, उसका डिस्ट्रीब्यूशंस इक्वल होना चाहिए अमंग ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज, राइट। बट इफ देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इंक्रीज जीडीपी और इनकम अमंग द सोसाइटीज, then it never can be a index of social welfare. That is why हम इसको एक लिमिटेशंस के तौर पर इंडिकेट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारा जीडीपी बढ़ा बट उस बढ़े हुए जीडीपी का 75%, उस बढ़े हुए जीडीपी का 75% केवल 20% पॉपुलेशन को मिला और जो 25% बचा बाद वाला वो 75% लोगों के बीच में एलोकेट हो गया। तो यहाँ पे उस बढ़े हुए जीडीपी का समाज के केवल कुछ लोगों को बेनिफिट हुआ, बाकी लोगों को कोई बेनिफिट नहीं हुआ। इसलिए हम इसको कहते हैं कि अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज अनइक्वल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी इज अनइक्वल, ठीक है, आइदर योर जीडीपी इज इंक्रीजिंग बट इट नेवर कैन बी अ साइन ऑफ सोशल वेलफेयर। तो पहला पॉइंट है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी और इनकम, राइट। दूसरा जो पॉइंट है बेटा वो है कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी में हमें क्या स्टडी करना है? कंपोजिशन ऑफ जीडीपी में हमें स्टडी करना है कि जो हमारा जीडीपी इंक्रीज हुआ है वो किस तरीके की गुड्स को प्रोड्यूस करके हुआ है। देखिए अगर जीडीपी इज इंक्रीजिंग ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, देन ऑब्वियसली इट इज अ साइन ऑफ वेलफेयर। बट इफ जीडीपी इज इंक्रीजिंग ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ goods which are harmful for human beings, so it never can be considered as a
इंडेक्स ऑफ सोशल वेलफेयर, मतलब हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, बट अगर जीडीपी बढ़ रहा है बेटा प्रोडक्शन ऑफ वाइन, जीडीपी बढ़ रहा है बेटा प्रोडक्शन ऑफ सिगरेट्स, तंबाकू, मसाला, राइट, या फिर हमारा जीडीपी बढ़ रहा है बेटा वाटर एंड गुड्स के प्रोडक्शन से, तो कभी भी इस तरीके से जीडीपी के बढ़ने को हम लोग सोशल वेलफेयर का इंडेक्स नहीं मानते, बिकॉज दीज आर द गुड्स विच आर हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग्स, राइट। तीसरा जो पॉइंट है बेटा वो है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज या बार्टर सिस्टम, a system in which goods are exchanged for goods, commodity to commodity economy, आपने एक नाम भी सुना होगा सीसी इकोनॉमी, कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी, ऐसी इकोनॉमी, ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें गुड्स का गुड्स के बदले लेन देन किया जाता है। अगर एक इकोनॉमी में लेवल ऑफ जीडीपी बढ़ रहा है बट उसमें बहुत सारे जो ट्रांजैक्शन हुई है बेटा वो थ्रू बार्टर सिस्टम हुई है, तो इसको हम वेलफेयर का इंडेक्स नहीं मानते। उसके पीछे केवल एक रीजन है, क्योंकि दो ट्रांजैक्शन व्हिच हैव टेकन प्लेस थ्रू बार्टर सिस्टम बिकेम अनरिकॉर्डेड इन द इकोनॉमी, उनको हम कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करते। उसकी वजह से क्या होता है, जो रिकॉर्डेड जीडीपी है वो हमारा पहले की तुलना में कम हो जाता है, इसलिए हम इसको इसके लिमिटेशंस के तौर पे स्टडी करते हैं। फोर्थ पॉइंट है बेटा इंक्रीज इन पॉपुलेशंस, इंक्रीज इन पॉपुलेशन में हमें ये देखना है द रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन इफ मोर देन रेट इन इंक्रीज इन जीडीपी। मान लीजिए हमारी जो पॉपुलेशन है वो 5% बढ़ी, बट हमारा जो जीडीपी है वो 3% बढ़ा है, तो जो अवेलेबिलिटी है बेटा, availability of goods and services will be less than previous years. It will not increase, but it will also decrease. क्योंकि हमारा पॉपुलेशन जो इंक्रीज इन पॉपुलेशन है दैट इज इंक्रीज इन मोर देन जीडीपी। अगर हमारी पॉपुलेशन में जो बढ़ोतरी है वो जीडीपी में बढ़ोतरी से ज्यादा है, तो कभी भी ये सोशल वेलफेयर का इंडेक्स नहीं होता। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई 5%, बट हमारा जीडीपी इंक्रीज हुआ केवल 3%, तो इट नेवर कैन बी अ साइन ऑफ सोशल वेलफेयर। ठीक है, उसके पीछे रीजन है कि जितना हमारा जीडीपी बढ़ा उससे ज्यादा हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई, तो जो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो बढ़ने की बजाय कम हो जाएगी, तो ये कभी भी सोशल वेलफेयर नहीं हो सकता। इसके बाद जो पॉइंट है बेटा हमारा वो पॉइंट नंबर 5, इंक्रीज इन प्राइस या इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस। इंक्रीज इन प्राइस ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही है। अगर मान लीजिए हमारा जीडीपी बढ़ा है 3%, बट जो इन्फ्लेशन रेट है वो 3% से ज्यादा है, तो पीपल्स हैव लेस परचेजिंग पावर नाउ ड्यू टू मोर इंक्रीज इन प्राइस एज कंपेयर टू इंक्रीज इन जीडीपी। हमारा जीडीपी बढ़ा है 3% और प्राइस बढ़ गया है 5%, राइट। तो बेसिक बात है, जो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स होगी वो बढ़ने की बजाय कम हो जाएगी, तो इट इज आल्सो नेवर कैन बी कंसीडर्ड एज इकोनॉमिक वेलफेयर। और जो लास्ट बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज में क्या है बेटा, एक्सटर्नलिटीज इज द गुड और बैड इंपैक्ट ऑन एन इंडिविजुअल लाइफ for which he is not paying any amount if it is a good impact and he is not compensating by another one if it is a bad impact for an individual। यानी एक व्यक्ति के जीवन पर जब किसी बाहरी व्यक्ति की क्रियाओं से पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उसको हम एक्सटर्नलिटीज कहते हैं। एक्सटर्नलिटीज क्यों बोला, हिंदी में बोलते बाह्यता, बाह्यता मतलब बाहरी प्रभाव से। यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, राइट, समवन इज डूइंग सम एक्टिविटी और उसकी एक्टिविटी से या तो आपकी लाइफ पे पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली इंपैक्ट पड़ रहा है, और अगर आपको पॉजिटिवली इंपैक्ट पड़ रहा है आपकी लाइफ पे यानी आपको बेनिफिट हो रहा है उस एक्टिविटी से, आप उसके लिए कुछ पे नहीं कर रहे हैं, और अगर आपकी लाइफ पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है तो आपको कंपनसेट नहीं किया जा रहा है, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नलिटीज। और एक्सटर्नलिटीज बेटा दो तरीके की होती है, एक पॉजिटिव
ठीक है, और दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव एक्सटर्नल इज अ इंडेक्स ऑफ सोशल वेलफेयर। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं देता हूं बेटा। जैसे मान लीजिए आपके जो पड़ोसी हैं, उन्होंने कोई पेड़ लगाया, उन्होंने कोई फूल लगाया, सारी मेहनत उन्होंने की, बट उसको एंजॉय आप भी कर रहे हो, उसकी स्मेल आपको भी मिल रही है, उसकी छाया आपको भी मिल रही है, उससे फ्रूट आपको मिल रही है, बट यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग फॉर दैट, राइट? तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, और नो डाउट इट विल इंक्रीज योर सोशल वेलफेयर। आपको बेनिफिट हो रहा है बट यू आर नॉट पेइंग फॉर इट, इसलिए इसको एक्सटर्नलिटी कहते हैं, और इट इज पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। तो ये जीडीपी बढ़ाएगी, नो डाउट, ठीक है, ये सोशल वेलफेयर को बढ़ाएगी। बट जब ये पॉइंट आता है, ये क्योंकि अपने आप में 3 नंबर में एक पॉइंट आ जाता है बेटा। बात करते हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का मतलब क्या है? व्हेन द लेवल ऑफ जीडीपी इज इंक्रीजिंग बट ड्यू टू इंक्रीज इन द जीडीपी there is a degradation of environment, there is increasing number of vehicles, there is increasing number of pollutions in the economy, pollution is increasing rapidly in the economy, then it never can be a sign of social welfare or welfare। मतलब मान लीजिए हमें क्या देखना है कि आपका जीडीपी बढ़ रहा है, ठीक है, जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, बट अगर उस जीडीपी के बढ़ने से इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, जैसे कि प्रॉब्लम हम इंडिया में कई सालों से फेस कर रहे हैं, या फिर पोल्यूशन, चाहे वो वाटर हो चाहे वो एयर हो, इस तरह की प्रॉब्लम बढ़ रही है। मतलब ह्यूमन कॉस्ट पे, ठीक है, सोशल कॉस्ट पे आप अपना जीडीपी बढ़ा रहे हो। आपके जीडीपी के बढ़ने की वजह से आपके समाज को हानि उठानी पड़ रही है, ठीक है। तो भले इस केस में जीडीपी बढ़ता हो बट इट नेवर कैन बी अ साइन ऑफ सोशल वेलफेयर। इसका एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप देखोगे कि हर साल दिल्ली में कुछ टाइम के लिए स्कूल्स बंद हो जाते हैं ड्यू टू इंक्रीजिंग पोल्यूशन, राइट। अगर आपका जीडीपी बढ़ रहा है बट उससे ज्यादा इकोनॉमी में पोल्यूशन बढ़ रहा है तो इट नेवर कैन बी अ साइन ऑफ वेलफेयर, राइट। और इसको हम कहते हैं बेटा नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, क्योंकि लाभ वो व्यक्ति कमा रहा है जो प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, लाभ वो व्यक्ति कमा रहा है जिसकी वजह से पोल्यूशन फैल रहा है, राइट, बट उसका नुकसान आपको भी उठाना पड़ रहा है एंड यू आर नॉट बीइंग कंपनसेटेड बाय हिम, तो इट नेवर कैन बी अ साइन ऑफ वेलफेयर। तो हमें जीडीपी और वेलफेयर के कॉन्सेप्ट में ये सभी पॉइंट कंसीडर करने हैं और हमें ये भी देखना है क्या जीडीपी के बढ़ने से देयर इज अ डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, क्या पोल्यूशन बढ़ रहा है, अगर पोल्यूशन बढ़ रहा है, डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट है, तो इट नेवर कैन बी अ साइन ऑफ इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, राइट। तो दीज आर द पॉइंट्स व्हिच वी हैव टू कंसीडर बिफोर कंसीडरिंग द जीडीपी एज अ इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स समझ आए होंगे बेटा। आपका ये चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।